स्वागत है मित्रों आप सभी का एपिसोड 4 में। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में। आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान के भाग 1 और 2 और 3 के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भाग 4 में कुछ तथ्यों पर हम बात करेंगे। हमने विज्ञान के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन से क्या क्या हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन हुए हैं और तकनीकी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में। पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी वह भाला, तलवार, तीर, धनुष और गदा से, लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के इस परिवेश में, आधुनिक क्षेत्र में बड़े बड़े लड़ाकू विमान, बड़े बड़े राडार, बंदूक, पिस्तौल, हवाई जहाज, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि से युद्ध हो रहे हैं। हमने प्रथम विश्व युद्ध को देखा है और साथ में जो 1914 में शुरू हुई और 1918 में जा कर के ख़त्म हुई, उसमें करोड़ों लोगों की जान गई। उसमें तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1939 से शुरू हुई और 1945 तक चला, इसमें तकनीकी का भरपूर उपयोग किया गया। यह सब विज्ञान की ही देन थी। धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ और आज हम बड़े बड़े मिसाइल, यहाँ तक कि अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र जिसे इंटर बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल हम कहते हैं, उसका भी हम प्रयोग करने लगे हैं। आज हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल जैसे कई ऐसे मिसाइल हैं जो लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं जो किसी भी देश पर हमला करने में सक्षम है। आज हमारे देश ने बड़े बड़े टैंक, जिसमें अर्जुन टैंक भी शामिल है, उसका परीक्षण कर लिया है और हमारे रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति की है। यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि में भी उन्नत किस्मों का विकास विज्ञान के ही द्वारा संभव हो पाया है। आज हम विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं उसके दुरुपयोग और असीमित उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण अर्थात मिट्टी में होने वाले प्रदूषण और जल प्रदूषण में संकट उत्पन्न हो गया है। नदियाँ धीरे धीरे प्रदूषित हो जा रही हैं और यह उपयोग के लायक नहीं हो रही हैं। जो हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं वह वर्षा के माध्यम से नदियों में चली जाती हैं और उसमें जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। यह असंयमित दोहन का ही परिणाम है, क्योंकि बरसात कम हो रही है और हम भूजल का दोहन लगातार करते चले जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण में असंतुलन और प्रदूषण हो रहा है। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर तकनीकी से भरपूर कई प्रकार के वाहनों का विकास हुआ है।
जो मुख्य रूप से आज के परिवेश में परंपरागत ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल आदि से चलती हैं। आज इनके वजह से पूरी तरह से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है। मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। इस प्रकार कई ऐसे हमारे प्रदूषण हैं जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से खतरे में आ गई है। चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छेद वायु प्रदूषण का ही कारण है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह ओजोन के लेयर को नष्ट कर देता है। और भी ऐसे कई हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिसके कारण इनके अपघटन से, जिसे हम ये कह सकते हैं नाभिकीय विघटन कहते हैं, जिसके वजह से परमाणु बम का विकास हुआ और परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों का जीवन का अंत हो गया। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते हुए वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। अब हम वैज्ञानिकों की खोज में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बात करेंगे। हमने बहुत से वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का नाम सुना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिक चरक की। चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा ऐसे सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे सुश्रुत ने इसलिए सुश्रुत जो बहुत बड़े भारतीय ऋषि मुनि थे, इन्होंने शल्य चिकित्सा को जो जन्म दिया, इसीलिए इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे सुश्रुत ऐसे बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आर्यभट्ट का नाम हमने सुना है। आर्यभट्ट भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने पाई का मान दिया तथा शून्य की भी खोज की। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह होते हैं वे चक्कर लगाते हैं। हमने श्रीधराचार्य का नाम सुना है। श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण का हल करने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय मनीषियों और विद्वानों का, गणितज्ञों का और वैज्ञानिकों का हमारे इस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से हम कुछ ऐसे ही वैज्ञानिकों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने पौधे की संवेदनशीलता का पता लगाया था। उसी प्रकार सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया था। सीवी रमन ने यह बताया था कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम रमन प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि यह समुद्र का रंग नीला और आसमान का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही बताया था, जिसके कारण इनको विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे प्रथम ये वैज्ञानिक थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर जानकी अम्माल, ये हमारे भारत की साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया और इनका नाम बड़े वैज्ञानिकों के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ के कलकत्ता विश्वविद्यालय के सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की परिकल्पना की और गॉड पार्टिकल्स
के बारे में बताया। इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है, यह गॉड पार्टिकल के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार इन्होंने यह पता लगाया कि कोई भी जो परमाणु या कण होता है, वह यदि हम एक निश्चित ताप पर जाकर के वह उनकी जो हम ये कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, वह बिल्कुल शून्य हो जाती है, जो पूरी तरह से एक स्थान पर रुक जाती है और वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम आगे बात करते हैं मेघनाथ साहा की। मेघनाथ साहा भी एक भारतीय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने थर्मल आयनाइजेशन अर्थात तापीय आयनीकरण की प्रसिद्ध परिकल्पना इन्होंने दी, जिसे साहा समीकरण के भी नाम से जाना जाता है। इनका भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तापीय आयनाइजेशन, जिसे हम थर्मल आयनाइजेशन कहते हैं, एक प्रकार का परमाणुओं को आयनाइज करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।